हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जीपैट डिस्कशन सेंटर। बच्चों, आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा मार्क्स स्कोरिंग टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जी हाँ, ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी के ब्लड सिस्टम को पढ़ेंगे। ठीक है, हीमोपोएटिक सिस्टम को पढ़ेंगे। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से बन सकते हैं, इसे इनके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ जानेंगे। तो चलिए जुड़ते हैं वीडियो के साथ। पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है आप सभी के सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ द ब्लड। ठीक है, इनमें से कौन सा ब्लड का फंक्शन है। पहला ऑप्शन है ट्रांसपोर्टेशन, रेगुलेशन, प्रोटेक्शन एंड लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। जी, आपको याद रखना है ब्लड के ये सभी फंक्शंस होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का काम रहता है, रेगुलेशन का काम रहता है, प्रोटेक्शन का काम रहता है। चलिए एक एक करके समझते हैं। जब ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करते हैं, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, रेगुलेशन की बात करते हैं तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करते हैं, हमारे बॉडी का पीएच लेवल मेंटेन करने का, इन्हें रेगुलेट करने का काम करते हैं। ठीक है, वाटर कंपोनेंट इन्हें रेगुलेट करने का काम करेंगे। प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो देखिए, आप सभी ने देखा होगा, ब्लड क्लॉटिंग के बारे में सुना होगा। ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड अपने से अपने आप को क्लॉट करके क्या करता है, ब्लड लॉस से बॉडी को बचाता है। ठीक है, वहीं कुछ पैथोजेनिक सेल्स से भी हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसे और डिटेल पर नेक्स्ट क्वेश्चंस आते रहेंगे, वहां पर भी इसे डिटेल में समझेंगे कि कौन से ब्लड के कंपोनेंट्स हैं जो हमें क्या कर रहे हैं, किसी डिजीज से प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, किसी पैथोजेनिक सेल्स से हमारे बॉडी को प्रिवेंट करवा रहे हैं, उन्हें वहां से प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, सीरम डिफर फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा एज इट लैक्स। ठीक है, सीरम में इनमें से कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं रहता है। पहला आ रहा है हमारे पास एंटीबॉडी, क्लॉटिंग फैक्टर, एल्ब्यूमिन और लास्ट ऑप्शन है ग्लोब्यूलिन्स। ठीक है, आपको याद रखना है सीरम, याद रखेंगे ब्लड सीरम और ब्लड प्लाज्मा दोनों में एक ही डिफरेंस रहता है। सीरम में कभी भी क्लॉटिंग फैक्टर नहीं रहेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, जब हम सीरम की बात करते हैं, देखिए अगर हम प्लाज्मा से फिब्रिनोजेन को अगर एक्सट्रैक्ट कर लें, सेपरेट कर लें, तो जो हमारे पास लिक्विड बच रहा है वो होगा हमारा सीरम, और यही फिब्रिनोजेन ब्लड क्लॉटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग का फैक्टर होता है जिसके कारण ब्लड क्लॉट होते हैं। अगर हम वहां से फिब्रिनोजेन को हटा लें, मतलब उनके अंदर क्लॉटिंग नहीं हो सकता और वो हो जाएंगे सीरम। ठीक है, याद रखेंगे, सीरम का मैकेनिज्म याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। रेड ब्लड सेल्स आर आल्सो नोन एज। ठीक है, रेड ब्लड सेल आरबीसी, इन्हें और किस नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है हमारे पास एरिथ्रोसाइट, प्लेटलेट्स, ल्यूकोसाइट और नन ऑफ द अबव। ठीक है, याद रखना है, यहां से क्वेश्चन बनता ही है, सिनोनिम से क्वेश्चन बनता है। आरबीसी को क्या बोला जाएगा, एरिथ्रोसाइट्स बोला जाएगा। चलिए समझते हैं, आरबीसी क्या हो रहे हैं, ब्लड के डिफरेंट कंपोनेंट्स हो रहे हैं। ठीक है, ब्लड हैं और इन ब्लड के बहुत सारे डिफरेंट सेल्स होते हैं। जैसे ब्लड सेल्स की बात करें, आरबीसी आ जाते हैं, मतलब रेड ब्लड सेल आ जाएंगे, व्हाइट ब्लड सेल आ जाते हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स आ जाते हैं, यूसोनोफिल्स आ जाते हैं, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ये सभी आ जाते हैं। जब हम रेड ब्लड सेल की बात करते हैं, इन्हें एरिथ्रोसाइट बोला जाएगा, व्हाइट ब्लड सेल इन्हें ल्यूकोसाइट बोला जाएगा और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स बोला जाएगा। ठीक है, आपको इन सभी को याद रखना है, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए उनके सिनोनिम्स से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे बच्चों। नेक्स्ट आते हैं, मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ नॉर्मल ह्यूमन ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ। ठीक है, अगर एक ह्यूमन ब्लड की बात करते हैं तो उनमें सबसे ज्यादा, ब्लड में सबसे ज्यादा कंपोजिशन इनमें से किनका रहता है, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा और लास्ट में आ रहे हैं व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, आपको याद रखना है हमेशा से प्लाज्मा का कंटेंट सबसे ज्यादा रहेगा। ठीक है, अगर ह्यूमन ब्लड की बात करते हैं तो प्लाज्मा का कंटेंट कितना रहेगा, टोटल अगर 100% ब्लड है, अगर हम 100% ब्लड ले रहे हैं तो उसमें 55% सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं तो रेड ब्लड सेल का क्वांटिटी प्लाज्मा के कंपैरिजन में थोड़ा कम रहता है, यहाँ 41% रहता है, और सबसे कम प्रेजेंट रहेंगे हमारे व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, चलिए व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट सबसे कम क्वांटिटी में 4% प्रेजेंट रहते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, ऑन व्हाट बेसिस इज द ब्लड ग्रुप इज क्लासिफाइड। ठीक है, इनमें से
किस मैकेनिज्म पर, किस कैरेक्टर पर हम किसी भी ब्लड का ग्रुपिंग करते हैं, उन्हें क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में। पहले ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास एंटीजन, एंटीबॉडी, हीमोग्लोबिन कंपोनेंट एंड रिसर्च फैक्टर, एंड लास्ट ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास ऑक्सीजन कंटेंट। ठीक है, क्या होगा आपका सही आंसर? एंटीजन और एंटीबॉडी। याद रखेंगे हमेशा जब भी ब्लड ग्रुपिंग किया जाता है तो एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच जो एग्लूटिनेशन होता है, जो क्लॉट बनता है, उसके कारण हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप है। ठीक है, जैसे अगर ब्लड ग्रुप ए की बात कर रहे हैं तो वहां पर एंटीजन ए प्रेजेंट रहेगा और वो कौन सा एंटीबॉडीज बनाएगा? एंटीबॉडी बी बनाएगा। ठीक है, जब हम किसी ए ब्लड ग्रुप वाले को और बी ब्लड ग्रुप वाले, इन दोनों ब्लड सैंपल को अगर हम मिलाते हैं, एक दूसरे से मिक्सअप करते हैं, तो वहां पर क्लॉटिंग हो जाएगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी, इन दोनों के मिक्सअप के कारण क्या हो रहे हैं? वहां पर एग्लूटिनेशन हो रहा है। ठीक है, इसे ध्यान रखना है। तो किस बेसिस पर होगा? एंटीजन और एंटीबॉडी के प्रेजेंस के बेसिस पर क्या करते हैं? ब्लड को डिफरेंट ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कॉर्पोसेल्स इज कॉल्ड। ठीक है, ब्लड कॉर्पोसेल्स जब बनते हैं इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? हेमोलाइसिस, हेमोपोइसिस, हेमोजोइन और हेमोलाइटिक। ठीक है, देखिए सभी वर्ड्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं, सभी वर्ड्स एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हेमोपोइसिस इसका सही आंसर होगा। ठीक है, हेमोपोइसिस कहाँ होता है? किसी भी ब्लड की बात करते हैं, हेमोपोइसिस कहाँ होगा? उनके बोन मैरो में होगा। ठीक है, बोन मैरो में जो हमारे स्टेम सेल रहेंगे, इनसे डिफरेंट ब्लड के सेल्स बनते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? हेमोपोइसिस। याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट आते हैं। विच ब्लड सेल इज अ यूनिवर्सल डोनर? बहुत ही इजी, इनमें से कौन सा ब्लड सेल यूनिवर्सल डोनर है? ठीक है, पहला ऑप्शन आ रहा है ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ। ठीक है, आपको क्या याद रखना है? यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप ओ रहेगा और यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप ए बी रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, अगर हम ब्लड ग्रुप की बात करते हैं, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो वहां पर एंटीजन ए प्रेजेंट रहेगा, ब्लड ग्रुप बी है तो वहां पर एंटीजन बी प्रेजेंट रहेगा, और ब्लड ग्रुप ए किस टाइप के एंटीबॉडीज बनाएगा? बी टाइप के, ब्लड ग्रुप बी ए टाइप के एंटीबॉडीज बनाएगा। ठीक है, इसे क्लियर करेंगे। वही जब हम ब्लड ग्रुप ओ की बात करते हैं, यहाँ एंटीजन प्रेजेंट नहीं रहता है। ठीक है, और जब ए बी की बात करते हैं, यहाँ एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं रहता है। आपको इन्हें ही बस ध्यान रखना है। ठीक है, ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन प्रेजेंट नहीं रहेंगे और ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं रहेंगे। इनमें एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं रहते इसलिए यूनिवर्सल एक्सेप्टर होते हैं। ठीक है, और इनके पास एंटीजन नहीं होते, इसलिए किसी भी ब्लड को, किसी भी पॉजिटिव चार्ज वाले ब्लड को ये क्या कर सकते हैं? इन्हें ब्लड दे सकते हैं ओ ग्रुप वाले। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे इस कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट बढ़ते हैं। द एंटीजन फॉर एबीओ एंड आरएच ब्लड ग्रुप आर प्रेजेंट इन। ठीक है, जब हम ब्लड ग्रुपिंग का काम कर रहे हैं तो इनके जो एबीओ ब्लड ग्रुप पर जो एंटीजन प्रेजेंट है और जो आरएच फैक्टर प्रेजेंट है, वो इनमें से कहाँ प्रेजेंट होंगे? प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल या प्लेटलेट्स। ठीक है, आपको ध्यान रखना है आरबीसी में प्रेजेंट होंगे हमेशा। याद रखेंगे रेड ब्लड सेल में इनके क्या प्रेजेंट रहते हैं? जितने भी इनके ब्लड ग्रुपिंग के लिए जितने भी एंटीजन प्रेजेंट हैं और जितने भी आरएच फैक्टर प्रेजेंट हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इनके कहाँ प्रेजेंट होंगे? सिर्फ और सिर्फ आरबीसी में प्रेजेंट होंगे। याद रखना है। ठीक है, आरबीसी में ही प्रेजेंट होंगे, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। Which of these prevent clotting of blood in blood vessels? ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा एजेंट है जो ब्लड क्लॉटिंग से प्रिवेंट करने का काम कर रहा है? सेरोटोनिन, फिब्रिनोजन, हेपारिन और फिब्रिन। ठीक है, याद रखना है, आपको क्वेश्चन समझना है। क्लॉट नहीं कर रहा है, ब्लड क्लॉटिंग से रोक रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? हेपारिन। इसे एंटीकोगुलेंट एजेंट भी बोला जाता है। ठीक है, आईवी भी दिया जाता है और ओरल भी नहीं दिया जाता है। अगर बहुत ही ज्यादा अगर ऐसा कंडीशन है जहां हमें ब्लड क्लॉटिंग से रोकना है, तब हम हेपारिन का वहां पर यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? ठीक है, इनमें से कौन सा विटामिन, ठीक है, इनमें से कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्पफुल होता है, जरूरी रहता है? विटामिन ए, बी, सी और लास्ट ऑप्शन है विटामिन के। ठीक है,
ध्यान रखेंगे। विटामिन के आपके लिए सही आंसर होगा, ठीक है। विटामिन के इसलिए बोला जाता है मिल्क ज्यादा लिया जाए, उसमें यही सब क्लॉटिंग फैक्टर्स रहते हैं, ठीक है। इनका मेजर काम क्या रहता है, ये फॉर्मेशन करता है जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, मेनली क्लॉटिंग फैक्टर 2, 7, 9 और 10, इन्हें फॉर्म करने का, इन्हें प्रिपेयर करने का काम करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज ऑल्सो नोन एज एंटी हेमोफिलिक फैक्टर, ठीक है। एंटी हीमोफिलिक फैक्टर की बात कर रहे हैं, इनमें से किस फैक्टर को एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बोल सकते हैं? फैक्टर 7, फैक्टर 5, फैक्टर 6 और फैक्टर 8, ठीक है। ध्यान रखना है, फैक्टर 8 को क्या बोला जाएगा? एंटी हीमोफिलिक एजेंट बोला, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बोला जाएगा। इन सभी फैक्टर्स को आपको याद रखना है। जब फैक्टर 1 की बात करते हैं इसे फिब्रिनोजेन बोलेंगे, फैक्टर 2 प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर 3 टिश्यू प्लाज्मा थ्रोम्बिन, ठीक है। इन सभी को आपको याद रखना है, ठीक है। यहां से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। ये टेबल यहां से क्वेश्चन आ सकता है, इनमें से कौन से फैक्टर हैं, इन्हें क्या बोला जाएगा और इनके फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। तो आपको इनके टेबल्स को याद रखना है, इन चार्ट्स को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्लम्पिंग ऑफ सेल इज नोन एज, जब हम दो डिफरेंट ब्लड सेल्स को मिला रहे हैं, दो डिफरेंट ब्लड ग्रुप वाले अगर हम ब्लड सैंपल को मिला रहे हैं तो जो क्लम्पिंग हो रहे हैं उस क्लम्पिंग को क्या बोला जाएगा? क्लॉटिंग, म्यूटेशन, एग्लूटिनेशन और ग्लूटाथियोन। क्या हो जाएगा आपका आंसर? मैंने पहले बताया था एग्लूटिनेशन, ठीक है। जब हम ऐसे ब्लड ग्रुप को मिला रहे हैं जो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, जिनके एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे से रिएक्ट कर जा रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा? ब्लड का क्लॉट बन जाएगा, ठीक है। ब्लड एग्लूटिनेट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। विच सेल ऑफ द ब्लड इज अफेक्टेड इन सिकल सेल डिजीज, जब सिकल सेल एनीमिया होता है तो ब्लड के किस सेल पर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है? व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स या हो जाएंगे हमारे नॉन ऑफ द अबव। बहुत ही इजी और बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है। याद रखेंगे रेड ब्लड सेल्स ये क्या होते हैं? रेड ब्लड सेल्स पर इनका इफेक्ट पड़ता है। कैसा होता है? देखिए नॉर्मल आरबीसी की बात करें तो इनका शेप कैसा रहेगा? राउंड रहेगा, ठीक है। राउंड है, देखिए अब समझिएगा, राउंड है मतलब इनके कॉर्नर्स यहां पर प्रेजेंट नहीं है। अब ये हमारे प्लस क्या हो गए? ब्लड वेसल्स हो गए और ये हो गए नॉर्मल आरबीसी, ठीक है। तो यहां पर क्या है? नॉर्मल आरबीसी यहां पर किसी भी तरीके का आप देख सकते हैं सर्कुलर है, ठीक है। सर्कुलर है, सर्कुलर होने के कारण यहां इनके एड्ज नहीं है, इनके पास कॉर्नर नहीं है। कॉर्नर नहीं है तो आसानी से यहां पर ये क्या हो सकते हैं? मूव हो सकते हैं बिना इन्हें प्रॉब्लम पहुंचाए, यहां बिना इन्हें डैमेज पहुंचाए ये आसानी से मूव हो सकते हैं। बट जब सिकल सेल का कंडीशन होता है तब इनका जो शेप होता है ये कुछ इस तरीके का हो जाता है, ठीक है। हाफ मून भी बोल सकते हैं, ठीक है। हाफ मून शेप इनका हो जाता है और इस कारण से इनका जो कॉर्नर रहता है वो बहुत ज्यादा शार्प हो जाता है, ठीक है। यहां पर देख सकते हैं इनका कॉर्नर बहुत ज्यादा शार्प हो गया। अब इनके जो कॉर्नर शार्प हुए हैं, शार्प कॉर्नर वाले जब आरबीसी यहां से जाएंगे, जब यहां से ट्रांसपोर्ट होंगे ब्लड वेसल्स से, तो इनका जो कॉर्नर है ये इस ब्लड वेसल्स के सेल वॉल को क्या करेगा? इन्हें डैमेज करने का काम करता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा? आरबीसी का शेप यहां पर चेंज हो जाता है। याद रखेंगे रेड ब्लड सेल्स का यहां पर शेप चेंज हो जाता है, हाफ मून शेप के ये हो जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। विच ब्लड सेल सिक्रेट्स एंटीबॉडी, इनमें से कौन सा ब्लड सेल्स एंटीबॉडी का सिक्रेशन करता है? ठीक है, यूसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, याद रखेंगे सिर्फ और सिर्फ लिम्फोसाइट यानी WBC ही क्या करता है? एंटीबॉडीज का सिक्रेशन करता है। ठीक है, ये क्या होते हैं? एंटीबॉडीज का सिक्रेशन करते हैं। एक हिसाब से हमारे इम्यून सिस्टम में काम करते हैं। इम्यून सेल भी इन्हें बोला जाता है। ठीक है, दो टाइप के होते हैं, बी सेल भी होते हैं और टी सेल भी होते हैं। इनका मेजर काम रहता है जितने भी पैथोजेनिक हमारे सेल्स हैं, कुछ बाहर से ऐसे फॉरेन पार्टिकल्स, कुछ फॉरेन सेल्स आ रहे हैं जो हमारे बॉडी को डिजीज कॉज करवा रहे हैं, तो ये क्या करते हैं? उन्हें क्या करेंगे? उन्हें डैमेज करने का काम करते हैं, उन्हें डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। इफ द ब्लड ग्रुप ऑफ एन इंडिविजुअल इज ए देन द एंटीबॉडी प्रेजेंट इज। ठीक है, क्वेश्चन समझिएगा बढ़िया से। क्या हो रहा है? ब्लड ग्रुप यहां पर ए प्रेजेंट है तो किस तरीके का एंटीबॉडी ये प्रोड्यूस करेगा?
पहला ऑप्शन है बी एंटीबॉडी, ए एंटीबॉडी, ओ एंटीबॉडी और ओ ए एंटीबॉडी। क्या हो जाएगा आपके पास आंसर? मैंने पहले ही आपको बताया था, क्रॉस आपको याद रखना है, ठीक है। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी बी प्रेजेंट करेगा, और ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीबॉडी ए प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, अगर हमारे पास ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी बी ये जनरेट कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज हैगमैन फैक्टर, ठीक है। इनमें से कौन सा फैक्टर, मैंने आपको पहले बताया था, क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट बनते ही हैं। इनमें से कौन सा फैक्टर, किसे हम हैगमैन फैक्टर के नाम से भी जानते हैं? फैक्टर 7, फैक्टर 6, फैक्टर 10 और फैक्टर 5, ठीक है। ध्यान रखेंगे, फैक्टर 7 को क्या बोला जाता है? हैगमैन फैक्टर। इस टेबल को, इस चार्ट को याद रखना है, जितने फैक्टर्स हैं उनके नेम याद रखना है और उनका फंक्शंस हमें याद रखना है। यहां से क्वेश्चन जरूर से बनते हैं, ठीक है। एक बार इस चार्ट का, इस टेबल का एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि इसे आपको याद करने में मुश्किल ना हो। इसे नोट डाउन करके रख लीजिए, यहां से क्वेश्चन बनते ही हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देयर इज नो डीएनए इन, इनमें से कौन सा सेल है, इनमें से कौन सा पोर्शन है जहां डीएनए प्रेजेंट नहीं रहते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन आ रहा है हमारे पास मैच्योर आरबीसी, यूसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और लिम्फोसाइट्स, ठीक है। ध्यान रखेंगे, रेड ब्लड सेल्स जो पूरी तरीके से मैच्योर्ड हो जाते हैं, रेड ब्लड सेल्स, उनमें डीएनए प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। डीएनए क्यों प्रेजेंट नहीं होंगे? क्योंकि उनके पास ना ही माइटोकॉन्ड्रिया रहता है और ना ही उनके पास न्यूक्लियस रहता है। अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहेगा तो जेनेटिक मटेरियल्स भी वहां प्रेजेंट नहीं रहेंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। वहीं अगर हम यूसिनोफिल्स, लिम्फोसाइट्स और बेसोफिल्स इनकी बात करते हैं तो यहां पर डीएनए प्रेजेंट रहेंगे, जेनेटिक मटेरियल्स यहां पर प्रेजेंट रहते हैं, बट आरबीसी में प्रेजेंट नहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास न्यूक्लियस ही नहीं रहता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग के लिए इनमें से कौन सा ब्लड सेल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? थ्रोम्बोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, ल्यूकोसाइट्स और एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। क्या ध्यान रखना है आपको? थ्रोम्बोसाइट्स यहां पर आपका सही आंसर होगा। थ्रोम्बोसाइट्स या जिसे हम क्या बोल सकते हैं, प्लेटलेट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये प्लेटलेट्स, इनका मेजर काम रहता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ठीक है। और ये कहां से प्रिपेयर होते हैं? याद रखेंगे, मेगा कैरियोसाइट्स से प्रिपेयर होते हैं। स्टेम सेल्स में इनका प्रिपरेशन होता है, मेगा कैरियोसाइट्स से ये प्रोड्यूस होते हैं। थाउजेंड्स, लैक्स ऑफ नंबर्स में ये प्रोड्यूस होंगे और इनका काम क्या रहेगा? ब्लड को क्लॉट करने का एक क्या करते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिससे क्या करेंगे, ब्लड के क्लॉटिंग के लिए हेल्प होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइट ब्लड सेल इज कैपेबल ऑफ फैगोसाइटोसिस, ठीक है। फैगोसाइटोसिस के लिए इनमें से कौन सा वाइट ब्लड सेल इनमें फैगोसाइटोसिस हो सकता है? पहला ऑप्शन आ रहा है बेसोफिल, यूसिनोफिल, लिम्फोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। आपको क्या याद रखना है? आंसर होगा आपके पास यूसिनोफिल्स। याद रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ यूसिनोफिल्स के पास ये कैपेबिलिटी होता है कि वो फैगोसाइटोसिस कर सकता है। वहीं दूसरे बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स की बात करें या लिम्फोसाइट्स की बात करें, ये कभी भी फैगोसाइटोसिस नहीं कर सकते। फैगोसाइटोसिस इन द सेंस क्या है? अगर कुछ ऐसे पैथोजेनिक सेल्स आ रहे हैं, फॉरेन सेल्स आ रहे हैं, उसे क्या करेंगे, ये उन्हें डैमेज करते हैं, उन्हें डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। चलिए, और हमारे बॉडी को क्या करेंगे, उस डिजीज से प्रिवेंट करने का काम करते हैं, ठीक है। क्या होते हैं हमारे लिए? प्रोटेक्टिव सेल्स होते हैं। हमारे बॉडी को दूसरे पैथोजेनिक सेल्स से, बैक्टीरिया से क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने का, डिजीज से हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्लेटलेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम व्हाट टाइप ऑफ सेल? प्लेटलेट्स कहां से फॉर्म होते हैं, ठीक है। मेलानोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, एस्ट्रोसाइट्स और मेगा कैरियोसाइट्स। इसके पहले ही मैंने आपको बताया था प्लेटलेट्स के बारे में, कहां से प्रिपेयर होते हैं, मेगा कैरियोसाइट्स से, ठीक है। याद रखेंगे, इनका साइज, मेगा कैरियोसाइट्स का साइज बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत ही बड़ा इनका साइज होता है, और इनसे फॉर्मेशन होगा हमारे थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स
प्लेटलेट्स का अगर इनके कंपोजिशन की, अगर इनके कंपोनेंट्स की बात करते हैं, ठीक है, कंटेंट्स की बात करते हैं, तो अगर 1 यूनिट मेगा कैरियोसाइट्स प्रेजेंट है तो उनसे थाउजेंड्स ऑफ प्लेटलेट्स, थाउजेंड्स ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है, इसे सबको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। व्हाट इज द मेजर टास्क ऑफ रेड ब्लड सेल? ठीक है, रेड ब्लड सेल समझेंगे, यहां पर हम ब्लड की बात नहीं कर रहे हैं, ब्लड के एक सेल रेड ब्लड सेल की बात कर रहे हैं, तो इनका मेजर टास्क क्या रहता है? पहला क्वेश्चन आ रहा है, टू ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड, to ensure hemostasis, to provide immunity and to transport oxygen। क्वेश्चन अच्छे से समझेंगे, ब्लड नहीं पूछा गया है, रेड ब्लड सेल पूछा गया है। ठीक है, आरबीसी का काम रहता है मेनली ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने का। ठीक है, ऑक्सीजन ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, सबसे मेजर काम रहता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का, न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करने का और ब्लड क्लॉट करने का काम इनका रहता है। ठीक है, चलिए इसी तरीके से याद रखते चलना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी? ग्रेवयार्ड, ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा पोर्शन है जहां पर जितने भी डैमेज्ड आरबीसी हैं वहां जाकर स्टोर हो जाते हैं? ठीक है, पहला ऑप्शन आ रहा है हमारे पास स्प्लीन, लिवर, किडनी और लास्ट ऑप्शन है हमारे पास थाइमस। ठीक है, ध्यान रखेंगे स्प्लीन होते हैं, जब हम ग्रेवयार्ड्स की बात करते हैं तो स्प्लीन क्या रहेंगे, यहां पर जितने भी हमारे आरबीसीज हैं जो डैमेज हो चुके हैं, जो अब वर्किंग में नहीं है, वो स्प्लीन में ट्रांसपोर्ट होते हैं, वहां स्टोर होते हैं और वहीं वो रिसाइकल होकर वहीं से नए आरबीसीज का भी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एक नए टाइप का क्वेश्चन था, इसे याद रखना है जरूर से। चलिए नेक्स्ट आते हैं। इफ अ ब्लड सैंपल इज टेकन फ्रॉम डीएनए टेस्टिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एग्जामाइंड? याद रखेंगे डीएनए की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, डीएनए, अगर एक ऐसा ब्लड सैंपल ले रहे हैं जहां पर हम डीएनए को टेस्ट कर रहे हैं, जिस ब्लड सैंपल में डीएनए प्रेजेंट है, तो हम इनमें से किस चीज को टेस्ट करेंगे? ठीक है, चलिए पहला आ रहा है ल्यूकोसाइट, एरिथ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट और लास्ट ऑप्शन है हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, मैंने क्या बताया था आपको, एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी में कभी भी डीएनए प्रेजेंट नहीं होगा। डीएनए कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? डब्ल्यूबीसी में प्रेजेंट रहते हैं, ल्यूकोसाइट में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, उनके सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यूबीसी, इनके ल्यूकोसाइट्स को ही हम एग्जामाइन कर सकते हैं अगर हम डीएनए सैंपल की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। What is the name of the iron containing protein that gives red blood cells their color? ठीक है, रेड ब्लड सेल्स को इनमें से कौन सा ऐसा कंपोनेंट है, कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो रेड ब्लड सेल्स को उनका रेड कलर प्रोवाइड करने का काम करता है? पहला ऑप्शन है हमारे पास पाइराइट, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन एंड हीमोसायनिन। क्या हो रहा है हमारे पास? करेक्ट आंसर हीमोग्लोबिन, याद रखेंगे। ठीक है, हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस पर ही क्या होता है, ब्लड ग्रुप का कलर इन्हें रेड मिलता है। ठीक है, और इसी हीमोग्लोबिन के बेसिस पर हम क्या करते हैं, ब्लड लेवल को चेक करते हैं, कितना उस ह्यूमन बॉडी में कितने ग्राम में ब्लड प्रेजेंट है। ठीक है, कभी भी जब हीमोग्लोबिन को चेक, कभी भी ब्लड ग्रुप को, ब्लड का लेवल जब चेक किया जाता है तो हमेशा यूनिट mmHg में आता है, और ये जो यूनिट रहता है ये इसके हीमोग्लोबिन का काउंट रहता है। ठीक है, मतलब जितना ज्यादा हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, ब्लड का वॉल्यूम उतना ज्यादा वहां पर प्रेजेंट है उस बॉडी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ आरबीसी टू होल ब्लड वॉल्यूम इज नोन एज। ठीक है, सिर्फ आरबीसी का कंपैरिजन करेंगे पूरे होल ब्लड के साथ। ठीक है, उस बॉडी में जितना ब्लड प्रेजेंस है, उस पूरे होल ब्लड वॉल्यूम से जब हम कंपेयर करते हैं आरबीसी को, इस रेशियो को क्या बोला जाएगा? एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ठीक है, हीमोग्लोबिन कंटेंट, हेमाटोक्राइट वैल्यू और आरबीसी काउंट। ठीक है, क्या याद रखना है आपको, इनमें से कौन सा सही आंसर होगा? ऑप्शन सी आपके लिए सही होना चाहिए, हेमाटोक्राइट वैल्यू। जब भी हम आरबीसी को काउंट करने जाते हैं तो हम वहां पर क्या करेंगे, हेमाटोक्राइट रेशियो, हेमाटोक्राइट वॉल्यूम निकालने का काम करते हैं, जिसका कंपैरिजन रहता है जो टोटल हमारे पास आरबीसी प्रेजेंट है और कितना हमारा ब्लड है, ब्लड का टोटल वॉल्यूम और उसमें कितने आरबीसी सेल प्रेजेंट हैं, इसे कैलकुलेट किया जाता है। चलिए जब इनके नॉर्मल वैल्यू की बात करते हैं,
हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इसे ध्यान से याद रखना है। जब एक एडल्ट मेन की बात करते हैं तो इनमें हेमाटोक्राइट वैल्यू कितना होना चाहिए, 40 to 54% होना चाहिए, और वुमेन की बात करते हैं तो 36 to 48% हेमाटोक्राइट वॉल्यूम, हेमाटोक्राइट रेशियो इनमें प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, चलिए इस तरीके से हर एक क्वेश्चंस को समझते हुए चलना है, उनके आंसर्स याद रखते चलना है, कॉन्सेप्ट्स को समझना है, एक्सप्लेनेशंस को अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, और एग्जाम में बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म करना है। ओके, चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।